वेलकम बैक। डेंजर जोन की बात करते हैं, यानी उन स्टॉक्स की जहां पर खतरा हो सकता है। मेरी सहयोगी साक्षी मौजूद है ऐसा ही एक स्टॉक लेकर जहां पर नतीजों का असर दिख सकता है। साक्षी बताइए आज कौन सा स्टॉक पिक किया आपने? शुक्रिया पल्लवी। आज जो हम शेयर लेके आए हैं वो है आर्चीज का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप कंपनी की देखेंगे तो काफ़ी निराशाजनक रही है। बीती 3 तिमाहियों से नतीजों पर दबाव देखने को मिल रहा है और अगर इस प्रेजेंट क्वार्टर की अगर आप बात करेंगे क्वार्टर 1 की, तो कंपनी ने ऑपरेटिंग मुनाफे से घाटे में आई है। एक और नेगेटिव ट्रिगर हुआ कंपनी के लिए और बीती 3 तिमाहियों से लगातार ऑपरेशनल मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर एक्सपेंसेस की तरफ नजर डाल दें तो जो कंपनी का कुल खर्च है वो लगभग आय के बराबर ही है। एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, भले ही आप वेजेस को देख लीजिए, रेंट्स को देख लीजिए या फिर लागत को देखिए, इन सभी को कंपाउंड करके देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। अब आती है बात डेट की। यहाँ पर अगर कंपनी की बुक्स पर देखेंगे तो 14 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज अभी कंपनी की बुक्स पर है और बीते 1 साल में ये जो कर्ज है ये दुगना से भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आया है। साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट में भी लगातार बढ़त देखने को मिली है जिसकी वजह से मुनाफे पर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 1 में अगर आप देखें तो मुनाफे से घाटे में भी कंपनी आई है और साथ ही आपको बता दें कि क्वार्टर 1 में चारों ही सेगमेंट्स में जो कंपनी के हैं उन सभी में एक निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अर्निंग्स में लगातार रिडक्शन देखने को मिला है। तो सभी पैरामीटर्स पर तो आप देखेंगे फाइनेंशियल रिडक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट ओवर अ ईयर अगर आप इसकी चार्ट वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिटर्न भी काफ़ी नेगेटिव दिए हैं। 31% तक का नेगेटिव रिटर्न दिया है इस शेयर ने। श्योर साक्षी। और बट पंकज, क्विक रिएक्शन, जैसे साक्षी ने बताया आर्चीज के फाइनेंशियल्स के बारे में एक लार्जर कंसर्न बना हुआ है शेयर प्राइस पर भी। आपको क्या लगता है कि आर्चीज में फंडामेंटली इन्वेस्टेड रहना चाहिए विद डिजिटल इनिशिएटिव दिस इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू? कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक से अवॉइड लिस्ट में रखना? देखो बिल्कुल मनोज, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स स्क्रिप्ट के लिए अब नहीं है। जिस तरह से एक डिजिटल वर्ल्ड में अब ईरा पहुंच गया है, जिस तरह से ग्रीटिंग्स अब हम देखते हैं कि पेपर फॉर्म में ना होकर डिजिटल फॉर्म में होते हैं, सो आई थिंक काफ़ी कुछ रीजिंग आर्चीज़ को करना पड़ेगा अगर आने वाले वक्त में कोई ग्रोथ ओरिएंटेड थीम इनको लेके चलनी है। पिछले दिनों आई वाज रीडिंग अ न्यूज़ कि इनके सीईओ ने भी रिज़ाइन किया है। स्टॉक की मूवमेंट देखें तो 20-25, आई थिंक दैट हैज़ बीन द ब्रॉडर पैरामीटर जिसके बीच में स्टॉक हैज़ बीन मूविंग एंड इट हैज़ बीन डूइंग ऑलमोस्ट नथिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। So all in all, I think this is not one of the stock where one should remain invested in this positive momentum kind of market. So मेरा ये कहना होगा जो लोग इसमें invested हैं, doesn't matter अगर कोई छोटा मोटा loss भी है तो they should book out the loss and come out of the script, go into a healthy sector, healthy script. And people who are thinking of investing in such kind of script, I think they should be really cautious. डेफिनेटली यहाँ पर कॉशियस होने की जरूरत है। इनफैक्ट चंदन, आपसे भी एक कमेंट चाहेंगे, क्विक कमेंट आपका आर्चीज पर। चार्ट हम देख रहे हैं पिछले 7 से 8 महीने से काफ़ी ज़्यादा गिरावट, जिसमें काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है और 34 रुपये से ये 18 रुपये के लेवल्स भी टच कर चुका है। फिलहाल इन स्तरों पर क्या करना चाहिए और आप इसमें क्या एड ऑन करना चाहेंगे? साक्षी ने काफ़ी बताया हद तक फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और कर्ज भी लगातार कंपनी पर बढ़ रहा है। जी हाँ, देखिए आपने काफ़ी डिटेल में इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया और मेरा मानना है टेक्निकली यहाँ पे एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 23 का एक सपोर्ट हुआ करता था जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और सपोर्ट पिछले लगभग 2 सालों से वर्क कर रहा था। उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ने के बाद अभी यहाँ पे एक नई मंदी का दौर स्टार्ट हो रहा है जो स्टॉक को नीचे में 17-16.5 रुपये तक लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और उसके अलावा सप्लाई ट्रेंड लाइन के नीचे इसको कामकाज कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। 10 से 15% का करेक्शन आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशन नहीं है वो बेहतर है इसमें नहीं घुसे, जिसके पास पोजीशन है जो भी नुकसान होता है उससे निकल जाए और दूसरे काफी अच्छे काउंटर है वहां पे शिफ्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स ने राय दी है आर्चीज पर। अवॉइड लिस्ट में फिलहाल आप इसको रख सकते हैं, बने हुए अगर इसमें है आपके पास तो निकल जाएं और नई पोजीशन बनाने के बारे में ना सोचें। लेकिन अब ऐसे कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर शानदार तेजी दिखी लेकिन बगैर किसी फंडामेंटल के। संदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं न्यूज रूम से। संदीप बताएं आज कौन सा स्टॉक आपने चुना है? पल्लवी, आज के लिए जो शेयर चुना गया है वो है R&B डेनिम्स का और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है ये कंपनी टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सबसे पहले इसके शेयर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसका चार्ट देखें तो बीते 6 महीने में इस काउंटर ने 2 गुना से ज़्यादा के रिटर्न अपने निवेश को कमा के दिए हैं। करीब 8 रुपये के आसपास की प्राइसिंग थी, 8.25 रुपये के आसपास की प्राइसिंग। अब अगर आप दाम देखें तो 16.5 रुपये के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट ये काउंटर 6 महीने में अगर आप देखें तो डबल हो चुका है। हालांकि जो फंडामेंटल्स हैं वो इस तेज़ी को कहीं भी वारंट नहीं करते हैं। इस कंपनी की अगर आप बात करें, प्रोमोटर
प्रमोटर करीब 74% के आसपास का हिस्सा होल्ड करते हैं, जो आप कहेंगे कि हेल्दी है, लेकिन इसमें से अगर आप देखें करीब 30% के आसपास की ऐसी हिस्सेदारी है जो कि गिरवी है। साथ ही साथ अगर आप इसके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखने की कोशिश करें, BSE भी मैंने चेक करने की कोशिश करी, वहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी क्वार्टरली ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का वहाँ पे मौजूद नहीं है। केवल FY16 के नंबर्स जारी किए गए हैं, कोई क्वार्टरली नंबर्स नहीं दिए गए हैं, पिछले साल के नंबर्स भी नहीं है, तो उस लिहाज से आप कोई कंपैरेटिवली नंबर पिछले साल के भी नहीं देख सकते। वैसे भी अगर आप देखें इस कंपनी की जो बुक है वो काफ़ी आपको डेट हैवी नजर आएंगी। करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है इस कंपनी की बुक्स पे, महज 22 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि जो मार्केट कैप है उसके मुकाबले 2 गुना से ज़्यादा का कर्ज है इस कंपनी की बुक्स के ऊपर। और आज तक इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो उस लिहाज से देखा जाए इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी नहीं है। कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट कैप से 2 गुना ज़्यादा है, और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड इनफैक्ट अगर आप देखें BSE की अगर आप वेबसाइट पर देखें वहाँ भी मौजूद नहीं है। तो उस लिहाज से केवल अगर आप शेयर परफॉर्मेंस की बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट होने के लिए अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से बात कीजिए। इनफैक्ट फंडामेंटल से वारंट नहीं करते हैं कि किसी भी तरह की कोई पोजीशन इस काउंटर में बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप R&B डेनिम के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इनफैक्ट पंकज, R&B डेनिम जैसे संदीप बता रहे थे कि लार्जली यहाँ पर 50 odd करोड़ का डेट है, 22 करोड़ इज अ मार्केट कैप, लॉस मेकिंग, फंडामेंटल्स आर इनफैक्ट लैकिंग, बट एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस रिटर्न। कितना इंपॉर्टेंट होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना कि ऐसे स्टॉक से दूर रहें? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बार बार हम डिस्कशन करते हैं, वन हैज़ टू बी रियली कॉशियस और ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब तक इनमें मूवमेंट है, और जिस मूवमेंट है भी हम देख रहे हैं कि स्मॉलर वॉल्यूम्स पे है। वॉल्यूम्स में देख रहा हूँ इसके 10,000, 15,000, 12,000, दोज आर द काइंड ऑफ वॉल्यूम्स ऑन विच स्टॉक हैज मूव फ्रॉम लेवल्स क्लोजर टू 8.5 टू करंट काइंड ऑफ लेवल्स, एंड मे बी समथिंग टू डू विद पिछले दिनों हम देख रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर एज सच में थोड़ी सी पॉजिटिव बस थी। सो आई डोंट नो एनीथिंग कि कोई पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर इस कंपनी में आने वाले वक्त में आने वाले हैं, और हमें ये सचेत रहना चाहिए कि इस तरह के स्क्रिप्ट जब नीचे गिरना चालू होते हैं तो दे मूव फ्रॉम लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट, और एग्जिट ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिल पाता। सो वन शुड नॉट बी ग्रीडी विद दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जहाँ पर फंडामेंटल्स काफ़ी पुअर हैं, जहाँ पर वॉल्यूम्स भी नहीं हैं, और बार बार हम यही राय देते हैं कि अच्छे सेक्टर में अच्छे एक जिसके अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो, अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छे लार्ज कैप या मिड कैप स्क्रिप्ट में रहें, तो आपका मनी ज़्यादा सेफ और हेल्दी रहता है, बजाय कि समथिंग लेकर R&B डेनिम। चलिए, R&B डेनिम पर राय दी है एक्सपर्ट ने, लेकिन अब बात करते हैं कि मौजूदा स्तरों से बाजार अब कहाँ जाएगा। ये जो मजबूती आएगी या फिर ये जो तेजी हमें दिखी कुछ समय के लिए, आगे ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? बाजार आगे गिरेगा या चढ़ेगा? इसके लिए बुल और बियर अपने अपने तर्क वो दे रहे हैं। क्या मानते हैं दोनों? चलते हैं रजत और सुमित के पास। सुमित, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग राय रखते हैं, आपको क्या लगता है? शुक्रिया पल्लवी। बाजार के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो तो काफ़ी साउंड है। मैं बुल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रजत बियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हाँ, दिन जो है रजत का ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि निफ्टी 85 के नीचे आ चुका है, और जो गिरावट बढ़ी है उसके बाद इनके स्माइल भी ज़्यादा हो गई, इनके तर्क भी मजबूत हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बाजार में लगातार FIs का फ्लो जो काफ़ी स्ट्रॉग है, करीब 26,000 करोड़ रुपये के आसपास एक खरीदारी FIs अब तक कर चुके हैं, और ये अपने आप में ही एक बाजार की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है वो शो करता है। 26,000 करोड़ रुपये की खरीदारी FY17 में FIs तरफ से, और DIs भी बिकवाली नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी भी होल्ड पोजीशन है, तो ये अपने आप में ही एक अच्छी स्ट्रेंथ शो करता है। सिर्फ कहने वाली बात है, क्योंकि 17% FY17 में बाजार चल चुका है। कई शेयर्स ऐसे हैं जो 10-10 गुना बढ़ चुके हैं, 10 गुना, 10 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, और वो बाजार पे रिफ्लेक्ट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन जो भी तेजी बाजार में अब तक देखी गई है रजत, तो वो सभी किसी न किसी आधार पर है। GST बिल पास हो चुका है, मॉनसून 3 साल का सबसे बेहतर है। रादर एक आर्टिकल ये भी था कि जो 30 साल की डाउनवर्ड साइकिल थी मॉनसून की, वो अब कन्वर्ट होती है आर्टिकल्स, और ये अभी सुमित भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि ये जो बातें हैं पुरानी हो चुकी हैं। GST बिल, मॉनसून, ये बातें निकल गई, ट्रिगर्स ऑलरेडी बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिए, और बाजार पहले ही फैक्टरिंग कर चुका है इन सब ट्रिगर्स। लेकिन एक और अहम ट्रिगर जो भी बाजार में अवेटेड है वो है इंटरेस्ट रेट कट। ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। जानकार मान रहे हैं कि अभी भी करीब 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती इस वित्तीय वर्ष में हो सकता है होते हुए दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तो वो बाजार के लिए और एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। चलिए, आने वाले समय के लिए RBI की कमेंट्री सुनेंगे, लेकिन फिलहाल जो 1.5% कटौती की रघुराम राजन ने, उसका बेनिफिट कितना दिया बैंक्स ने, पास ऑन कितना किया? ट्रांसमिशन प्रोसेस हुआ ही नहीं, 0.8 से 0.9% ही ग्राहकों को पास ऑन होता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं ये भी चिंता पैदा करता है। लेकिन फिर भी क्रूड एक अच्छा ट्रिगर रहेगा इकोनॉमी के लिए। हमेशा से इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्रूड से पॉजिटिव ही रही है। क्रूड में गिरावट आई 20% की इस वित्तीय वर्ष में, तो वो पिछली तिमाही में भी कंपनियों ने नंबर्स में रिफ्लेक्ट किया, और अभी भी कर रही है। इनपुट कॉस्ट का ईज आउट होना, तो ये आगे भी शायद जाहिर है। नहीं, पर कंपनियां इसका बेनिफिट उठा चुकी हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है ब्रेक्जिट, वो अभी भी बरकरार है।
यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई का भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और ऊपर से चीन, अगर एपिसेंटर हुआ इस बार फाइनेंशियल क्राइसिस का तो जानकर बता रहे हैं कि वो चीन ही होगा। तो इंटरनेशनल क्यूज बहुत मायने रखेंगे और बाजार पे इसी के चलते हो सकता है ऊपरी स्तरों पर एफआईएस बिकवाली करते हुए नजर आए। आपने बात की नतीजों की, बहुत सेक्टर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, और एग्री, ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे नंबर्स अच्छे भी आते हुए। एक स्टॉक तो मैं आज ही गिनवा देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% टूटा आज नतीजों के बाद, तो बैंकिंग डिसअपॉइंट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी देख चुके हैं पीएसयू बैंक्स में। इसके अलावा आईटी शेयर डिसअपॉइंट करके गए, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। तो कई सेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है। ये ऐसा पूरा नहीं कह सकते कि रिजल्ट सीजन इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग था सभी सेक्टर्स के लिए, लेकिन हाँ ओवरऑल जिस तरह के मार्केट के अंदर रन पाया है, जिस तरह का अब खबरें हैं, स्पेशली 7 पे कमीशन एक बड़ी डिमांड स्पर्ट करेगी, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन डिमांड साइड पे आएगा, तो उसका भी बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा, लेकिन महंगाई के मोर्चे में मेरे को लगता है कि एक तगड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने 4% टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन 1.14 लाख करोड़ सिस्टम में आएंगे, उसका असर महंगाई पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कई शेयर हैं जो कि अच्छे वैल्यू पर आ चुके हैं हाल ही करेक्शन के बाद, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाजार में कुछ चीजें हैं जो कि अभी भी सस्ती है। ये आंकड़ा ही बता देगा, 20 टाइम्स सेंसेक्स का पी, और अगर यहाँ पर पहुंच गया 21-22 के मल्टीपल पे तो अपने औसत के बहुत ऊपर चले जाएगा। ऐसे माहौल में और ऐसी वैल्यूएशंस पे आप ही बता दें, अगर ऐसे वैल्यूएशंस पे किसी को शेयर खरीदनी हो तो उसको कितनी आसानी होगी। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जो कि तेजी के साथ है, कुछ तर्क हैं जो कि मंदी के साथ भी हैं। तो बाजार में सिचुएशन थोड़ी कश्मकश के साथ जरूर है, लेकिन हाँ अभी भी जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है मार्केट की वो अभी भी जानकार मानते हैं सिर्फ लिक्विडिटी के चलते, लिक्विडिटी के आधार पर सही, लेकिन हाँ इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ अभी भी काफी पॉजिटिव है, तो इस पर अभी भी जानकार बुरी साइड पे बैठ कर रहे हैं। Sure, Sumit, very interesting comparison. In fact, I was listening to you guys. The one trigger, in fact, वो डोनाल्ड ट्रम्प का है, वो नवंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा. बट सुमित, आई विल गो विथ यू एज वेल. यहाँ पे एक सेगमेंट है जो आपको बैक कर रहा है, दैट इज म्यूचुअल फंड प्लेयर्स, एंड वी डू लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद दीज गाइज. एंड रफली अराउंड 3,500 से 4,000 करोड़ का जो SIP का जो फिगर है जो पर मंथ आता है, दैट विल सपोर्ट द मार्केट लॉट. व्हाट डू यू हैव टू से? सही कहा मनोज आपने, क्योंकि म्यूचुअल फंड हर साल भी है, और दूसरा प्रोविडेंट फंड जिनका भी एक्सपोजर बढ़ाने की बातचीत हो रही है, अगर वो और बढ़ जाता है तो काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड को भी एक एड देगा, वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर होगा जो इक्विटी को और चला सकता है। जी, इनफैक्ट पंकज, आपको भी इस डिबेट में मैं शामिल करना चाहूंगी। अलग अलग तर्क दोनों ही हमारे सहयोगियों ने दिए कि ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं बाजार के लिए, और साथ ही जैसे रजत ने बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे बाजार नीचे की तरफ जा सकता है। आप क्या मान के चल रहे हैं? दोनों तर्क आपने सुने। देखो, बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी आपने पेश की। मेरा ये मानना है कि जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम है, जिस तरह से ये बार बार दोहराया जा रहा है कि दिस इज़ अ लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट, और हम देख रहे हैं डजेंट मैटर पिछले कुछ एक दिनों में, अगर हम हफ्ते 10 दिन की बात करें, थोड़ा सा एक स्लो डाउन ज़रूर आया है FIs की तरफ से, बट आई थिंक दिस सीम्स टू बी अ टेम्पररी काइंड ऑफ स्लो डाउन. आई थिंक लिक्विडिटी इज़ अबंडेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. जिस तरह से हम जापान में इंटरेस्ट रेट और वहाँ पर लिक्विडिटी फ्लो देख रहे हैं, जिस तरह से US मार्केट में हम लिक्विडिटी देख रहे हैं, आई थिंक लिक्विडिटी शुड कैरी टू फ्लो ऑन. और आने वाले वक्त में आई थिंक एक और छोटा सा ट्रिगर, जबकि बड़े ट्रिगर हमारे पीछे हो चुके हैं, चाहे वो GST को लेके हो, मानसून को लेके हो, आई थिंक एक छोटा सा ट्रिगर हो सकता है जो नए अब RBI गवर्नर आएंगे उन पे कहीं ना कहीं ये प्रेशर हो सकता है कि एक रेट कट इमीडिएट बेसिस पे या जल्दी बेसिस पे वो दें, एंड मार्केट वुड बी लुकिंग इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेडली काइंड ऑफ फैशन टुवर्ड्स दैट. तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, और उसके बाद एक रिन्यूड लिक्विडिटी टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया. आई थिंक दैट शुड बी अ कैरी ऑन ट्रिगर. सो आई स्टिल बिलीव कि जिस तरह की करेक्शन हमने पिछले 2-3 दिन में देखी है, आई थिंक दिस शुड बी अ शॉर्ट लिव्ड काइंड ऑफ करेक्शन, एंड आई वुड रादर बी इन अ बुल कैंप, जो कैंप ऐसा है कि इस वर्ष 2016 में, कैलेंडर वर्ष 2016 में हम नया निफ्टी का हाई देख सकते हैं, बजाय कि एक डीपिश काइंड ऑफ की मार्केट एक टॉप आउट हो गई है और यहाँ से एक डीपिश करेक्शन आ सकती है. सो आई थिंक आई वुड स्टे इन द बुल कैंप रादर देन बियर कैंप. राइट, अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है. फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा का मानना है कि बाजार में हर समय निवेश के मौके मिलते हैं. ग्लोबल हालात को देखते हुए अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना कम लगती है. My point is, market is always going to give you a lot of opportunities. All the time. In February this year, market fell very sharply, as we know. And at that point, a lot of stocks in that 1 week lost maybe 20-30%. राइट, वहाँ से वो डबल ट्रिपल हो गए हैं पिछले 5-6 महीनों में. तो ये तो एक दस्तूर है बाजार का, ऊपर नीचे होता रहेगा. बाय एंड लार्ज, इन माई व्यू, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ग्लोबली कैन नॉट चेंज. ये कहते रहते हैं, लेकिन बस का नहीं है कि रेट हाइक हो. दुनिया में कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं है. इसका मतलब है कि इक्विटीज विल ऑलवेज रिमेन अ मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर पीपल रादर देन फिक्स्ड इनकम,
which means the money will keep coming to chase higher returns. I mean, that is very simply the broad macro arithmetic. उसके बीच में हम well positioned हैं, पैसे का एक लायन शेयर हमको आता रहेगा, उस पैसे को हम ठीक से थोड़ा इस्तेमाल कर ले, I think we'll be okay. वहीं एम्बेट होल्डिंग्स के अशोक वाधवा का कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है, निवेशकों को हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए. We shouldn't be surprised if there's a correction in the near future. You know, market never runs one way, and if there is a correction, I would think it's not bad. It will give an opportunity to new investors who've not been able to make an investment thus far to come into the market. But overall, there is no denying the fact that if there is consistency of legislation, if there is consistent growth, whether that growth is 7% or 9% doesn't matter. India will still be the only country growing at that level, and the world liquidity will move towards India. I would argue that the market is nicely positioned for a stable growth from here onwards. वहीं आनंद राठी ग्रुप के आनंद राठी मानते हैं कि सेंसेक्स अगले 3 से 4 सालों में 50,000 का लेवल पार कर सकता है. I think 3 to 4 years is my call. 3 to 4 years. ये सेंसेक्स की बात मैंने कहा इसलिए रिट्री पूछा कि सेंसेक्स पूछ रहे हैं. आशीष चौहान साहब बैठे हैं. So I think 3 to 4 years is my call. I think we can see the growth coming by at least about 15% in next 3 years. तो आपने अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय सुनी. फिलहाल बाजार पर नजर डालें तो ऑलमोस्ट फ्लैट निफ्टी 8563 लेवल्स के आसपास और सेंसेक्स फिलहाल हरे निशान में, लेकिन एकदम फ्लैट कारोबार.